Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will do a very important topic of your bio section, which question frequently asked in exam, that is the cell. So let's start with this topic. So first of all, we need to know what is the cell. Let's take an example. Suppose you want to make a building, and the smallest thing which you need for this is brick. All bricks make a wall, walls make a room, and rooms make a building. ओके, सो इसी तरीके से सेम तरीके से जो सेल होता है आपका, वो भी स्ट्रक्चर बनाता है. कोई भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग बीइंग, उसके फॉर्मेशन के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल. So cell is a smallest structural and functional unit of life. So what is the meaning of structural and functional? Structure हमने समझा अभी ब्रिक के एग्जांपल से, तो वो हो जाता है स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है. सेल से मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. ये हो गया स्ट्रक्चरल, इसका फंक्शन. दूसरी बात हमने की फंक्शनल. फंक्शनल यूनिट क्यों कहा? बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके जितने भी लाइफ के लिए जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकता है. ऐसा नहीं है कि सेल सबसे छोटा है, सेल भी किसी चीज से बना हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. लेकिन वो जितने भी पार्ट्स हैं जिनसे सेल बनता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके फंक्शन नहीं कर सकते. जो सबसे छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके जो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है फॉर अ लाइफ, वो है सेल. इस वजह से हम सेल को कहते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो यहां से हमें क्लियर हुआ सेल की डेफिनेशन के बारे में. व्हाट इज द सेल? इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, and that's why it is known as the basic unit of life. So all the things, all the living beings on the earth are made up of cell. जो अभी हमने इसका देखा स्ट्रक्चर, सेल, सेल से फॉर्मेशन होता है टिश्यू का, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म. ये सभी जो है एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये फंक्शनिंग होती है. अब बात करते हैं कि सबसे पहले सेल का हमें पता कैसे लगा, किसने बताया हमें सेल के बारे में. तो जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया वो थे रॉबर्ट हुक. ही वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने ही इसी चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था. सेल को उन्होंने एक प्लांट का जो डेड पार्ट होता है, जो बार्क होती है, कॉर्क जो होता है, उसको माइक्रोस्कोप में, एक प्रिमिटिव सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, एंड ही फाउंड दैट देयर सम हेक्सागोनल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स. उन्होंने उसके अंदर कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए, और इन्हीं हनीकॉम छोटे छोटे चैम्बर्स को इन्होंने नाम दिया सेल. सो ये सेल जो टर्म है वो कहां से डिराइव हुआ, क्यों इसका नाम सेल रखा गया, तो उसको समझते हैं हम. सेल जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन फ्रेज सेल और सेला और सेलुला. इसका मतलब होता है स्मॉल चैम्बर और रूम. तो इसी तरीके के जो स्ट्रक्चर्स थे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं हेक्सागोनल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने नाम दिया, इन्हीं लैटिन फ्रेज, लैटिन टर्म्स के नाम पर सेल नाम दिया. तो इस तरीके से सेल को जो है उसकी नेमिंग की गई. जो टर्म कॉइन हुआ सेल, वो किस तरह से, तो दो लैटिन टर्म्स जो अभी हमने बात की, आइदर सेल और सेलुला, ठीक है, उनसे ये जो नाम आया है हमारे पास में. इसके अलावा देखिए, और सेल के बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, सेल के बारे में जो हम आइडेंटिफाई किया और आगे जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो उसके अंदर और आगे नाम आ जाता है. दो बायोलॉजिस्ट हैं, दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, मैथियस स्लाइडर और थियोडर श्वान. इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी
जिसको आगे चल करके एक और बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ, उन्होंने 1855 में इस सेल थियरी को एक्सपेंड करके और 3 पोस्टुलेट्स जो है वो प्रोपाउंड किए गए थे। इन पोस्टुलेट्स के थ्रू हमें सेल के बारे में या सेल की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में और भी चीजें पता लगी। जैसे सबसे पहली चीज इन्होंने बताई, वो बताई कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, एंड सेकंड थिंग दे टोल्ड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल हो जाएगी, बेसिक यूनिट हो जाएगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इस थियरी का है, जो प्रूवन पोस्टुलेट जो था, वो ये कि सेल जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब पहले से एग्जिस्ट करने वाले प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं, उनके ही डिवीजन से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली द थर्ड पोस्टुलेट इज ऑल द लिविंग सेल्स ऑन द अर्थ आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू ही नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, जब हमने कहा कि सेल डिवीजन होता है और नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सेल होते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो सेल को जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज है, उसके बेस पर हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है सेल को। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 2 टर्म से मिलकर के ये बना है। प्रो मीन्स primitive and karyote means nucleus. तो such type of cells in which their nucleus is primitive. Primitive मतलब पुराना है, ancient उसका जो न्यूक्लियस है। अब दैट मीन्स पुराना है, यानी कि जब सबसे पहले लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पर जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, उस टाइम के जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। अब आप कोई भी अगर एग्जांपल लें, जैसे अगर आज हम सेलफोन का एग्जांपल लें या कंप्यूटर का आप एग्जांपल लें, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो बहुत ही स्लो था, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें और इंप्रूवमेंट होते हुए आज के टाइम में हमारे पास बहुत एडवांस सुपर कंप्यूटर्स हैं। सिमिलरली जो सेल्स हैं, जब उनका फॉर्मेशन हुआ तो वो लेस डेवलप्ड थे। तो ऐसे सेल्स जो लेस डेवलप्ड हैं या अभी भी जिनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ है ज्यादा, ऐसे सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। लाइक प्रिमिटिव सेल या इनकम्प्लीट सेल कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है, हमने कहा कि कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, दैट मींस इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इनका न्यूक्लियस, या तो इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा, और अगर होगा तो लेस डेवलप्ड होगा, बहुत कम डेवलप होगा, जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होगी, और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, ऐसे सेल्स हमारे कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट इज अमीबा। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज यूकैरियोटिक सेल। Eukaryotic cells are advanced and complete cells which have a well-defined nucleus with proper nuclear membrane and nucleolus। ऐसे सेल्स जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, जिनके अंदर न्यूक्लियस भी अच्छे से डिफाइंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रॉपर्ली मैनेज है, और न्यूक्लियस जो है वो भी उसका अच्छे से डेवलप हुआ है, इस तरीके के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। दैट मींस दीज आर एडवांस सेल्स। और ऐसे सेल्स का अगर एग्जांपल देखें तो जितने भी हम प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स देखते हैं, ऑल दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो आई होप ये दोनों चीजें समझ में हमें आ गई होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, आगे का एक डिफरेंस और समझ लेते हैं। इन सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है, किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, उसको समझते हैं। जैसा कि अभी हमने सबसे पहले बात की कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस के बारे में, तो हमने कहा न्यूक्लियस या तो लेस डेवलप होगा या फिर एब्सेंट होगा। वहीं प्रोकैरियोटिक के अंदर ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की बात करें तो इनमें एब्सेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स।
देन वी टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो अभी हम आगे के सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। मेनली आप ये ध्यान रखिए, सेल के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे, ठीक है, उनके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम जो सेल के डिवीजन की बात करें, सेल कैसे डिवाइड होता है, अभी हमने बात की कि सेल डिवाइड होकर के ही नए सेल डेवलप करता है। तो ये सेल का डिवीजन कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें सेल का डिवीजन होता है असेक्सुअल फॉर्म में, लाइक बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब टूटना, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है वही टूट करके दो नए सेल, दो नए डॉटर सेल डेवलप करता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर सेल का डिवीजन होता है आइदर मेयोसिस और माइटोसिस। मेयोसिस और माइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू सेल का डिवीजन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। इसके बाद अगली जो चीज आ जाती है, इनके डीएनए का शेप कैसा होता है, किस तरीके का डीएनए होता है इन सेल्स में। ये जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उनके अंदर सर्कुलर शेप का डीएनए होगा, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लीनियर होगा। लीनियर शेप जो इनके अंदर डीएनए होता है। नंबर ऑफ सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स या जो किनमें मिलते हैं जनरली, तो जो यूनिसेलुलर्स होंगे, यूनि मतलब वन, सिंगल सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इन्हें हम कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको कैसा सेल देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। वहीं जो आपके कुछ यूनिसेलुलर और मोस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से बने रहते हैं। इसके बाद में एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि कौन से जो सेल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसमें देखिए एग्जांपल प्रोकैरियोटिक का जो एग्जांपल है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब आपके क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। जबकि जितने भी आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल्स और कुछ फंगी, कुछ जो फंगी होती है वो भी आपकी यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, कैसा होता है सेल का स्ट्रक्चर। तो ये एक हमने सेल का एक डायग्राम ड्रॉ किया है और उसके थ्रू हम जो सेल के मेन जो पार्ट्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं उनके बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बाहर जो सेल के आउटर में जो एक कवरिंग होती है उसे हम क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन इस मेम्ब्रेन का होता है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखना, उससे बचा करके रखना। और ये जो मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही उनका ही एक्सचेंज अलाउ करती है। मतलब कुछ मटेरियल्स जो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल में आ सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं, ये डिसाइड करने वाली कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सेल के वो एनक्लोज होते हैं एंड ऑल दीज पार्ट्स आर फ्लोट इन अ फ्लूइड, अ जेली लाइक फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो जितने भी इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, एक विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस मतलब जेली लाइक फ्लूइड होता है, थोड़ा थिक फ्लूइड, जिसके अंदर ये ऑर्गेनल्स जो है ये फ्लोट करते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी हम इनको भी समझेंगे आगे क्या फंक्शंस होते हैं। और तीसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट इसमें दिखाई दे रहा है दैट इज द सेंट्रल पार्ट व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम एक तरह से सेल का ब्रेन कह सकते हैं या कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं, जिसके अंदर जो मेजर फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं। इस न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे यहां बाहर जो इसको सेपरेट कर रही थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम जो मेम्ब्रेन करती है उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक्सचेंज जो होता है अंदर के मटेरियल का बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जो एक्सचेंज होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं न्यूक्लियस में। ये जो डॉट जैसे हम देख रहे हैं ये टाइनी पोर्स, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स।
इनका काम, इनके थ्रू ही एक्सचेंज होता है जो मटेरियल्स होते हैं उनका। ओके, तो ये हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल का। आगे जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन स्ट्रक्चर्स को और समझते जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने क्या कहा, सेल इज मेजरली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय two things which are, one is cytoplasm and second is nucleus। जो अभी अभी हमने समझा, साइटोप्लाज्म जो इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है और बीच में न्यूक्लियस, इन दोनों चीजों से मिलकर के आपका सेल बनता है। और ये जो सेल है इस दोनों चीजों को मिला करके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला करके कंपोजिटली इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। देखो साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। इसी वजह से साइटो की वजह से ही जो स्टडी ऑफ सेल होती है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। ओके, तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। तो सेल जो है हमने बात की किनसे बना हुआ है, मेनली न्यूक्लियस एंड द सेकेंड थिंग इज साइटोप्लाज्म। इन दोनों से मिलकर के कंपोजिटली इनको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, उनसे बना हुआ है। ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, इट वाज कॉइन्ड बाय अ चेक फिजिसिस्ट हुज नेम वाज परकिंजे। उन्होंने 1839 में इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि हु प्रोपाउंडेड और हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, देन आंसर इज परकिंजे। ओके, आफ्टर दैट एक और अभी हम नाम ले रहे थे बहुत देर से, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स? तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। सब सेलुलर का मतलब जो सेल से भी छोटे हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल की फंक्शनिंग में, सब उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन उनको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनको वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। जो अभी हमने बात की सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच परमिट्स और विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी हमने एक बात की थी सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सेलेक्टेड जो मटेरियल है उसी का ही एक्सचेंज अलाउ करती है। दैट मींस कोई चीज जो सेल के बाहर से अंदर आ सकती है या सेल के अंदर से बाहर जा सकती है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब बात आती है तो ये कैसी होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है नेचर के अंदर। फ्लेक्सिबल होगी तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये फूड को एनगल्फ कर सकती है। इसके फ्लेक्सिबल होने का मेन रीजन यही होता है कि ये मेम्ब्रेन जो है, जो भी फूड सेल का है उसको अंदर की तरफ एनगल्फ कर सके, उसको निगल सके। और ये जो सेल का फूड एनगल्फ करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये एंडोसाइटोसिस का बहुत बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है अमीबा में। अमीबा जो होता है वो इसी तरीके से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो इसी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फूड एनगल्फ करना और ये सारे काम जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू करता है। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी होती है? तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन से बनी रहती है ये, और एक फ्लेक्सिबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद एक और नाम आता है सेल वॉल। हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल का, अभी जो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, इसके अंदर हमने देखा ये बाहर की मेम्ब्रेन, इसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक रिजिड कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। एक जो है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनी रहती है जिसका मेजर वर्क होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। लेकिन क्या ये सभी सेल्स में होती है? नहीं, ये सभी सेल्स में नहीं होती। ये किन में होगी? प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये मिलती है। प्लांट सेल में मिलेगी, या बैक्टीरिया जो होते हैं उन सेल्स के अंदर ये देखने को मिलती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स ज्यादा जिनके अंदर डायरेक्ट उनका एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट से डायरेक्ट एनकाउंटर होता है, उनमें प्रोटेक्शन के लिए ये एक रिजिड कवरिंग होती है वो बनी रहती है।
किसके ऊपर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके चारों तरफ एक और हार्ड कवरिंग बनी रहती है, एक शेल बना रहता है। वो जो किसका बना रहता है? वो बना हुआ होता है आपका सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी रहती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो एक हार्ड कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट सेल्स, फंगी या बैक्टीरिया जो होते हैं उनको। उसके बाद एक और जो नाम अभी हम पढ़ रहे थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम देख लें, अभी हमने बात की कि इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस in which all the cell organelles are scattered और फ्लोट, जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट करते हैं। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का वो देखें। पहला काम जो साइटोप्लाज्म का होता है, इसका सबसे पहला काम है जो ऑर्गेनल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज है वो इनके थ्रू होता है। सेल के न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी एपरेटस या बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक ये मटेरियल ट्रांसफर होगा, वो इसी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म उसी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो पहला फंक्शन ये होता है। उसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स सम वाइटल केमिकल्स जो सेल को चाहिए होते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए। वो सारे केमिकल्स जो है वो कौन स्टोर करता है? वो भी साइटोप्लाज्म स्टोर करता है। जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, उनसे प्रोटीन जो बन रहा है आपका, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये किसमें स्टोर होते हैं? ये आपके साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। उसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है इसका वो क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। एंड व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट्स में कन्वर्ट करना, जो ब्रेक करता है उसको, ग्लूकोज को तोड़ने का जो काम होता है वो कहलाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो ये काम भी कहां पर परफॉर्म होता है? सेल का जो फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें। तो आज हमने बात की सेल के स्ट्रक्चर की और सेल के कुछ जो पार्ट्स है उनके बारे में। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इससे आगे का जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।